आज जनरली हमें जो डिस्कस करने हैं वो हमारे जो मेजर टॉपिक्स हैं चैप्टर नंबर 17 एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के, उनके अंदर शामिल है आपका टॉपिक जिसके अंदर हमें डिस्कस करने हैं एक डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस जो हमने थोड़ा सा ओवरव्यू पिछली क्लास में लिया था, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है जी, दोनों मॉडर्न फिजिक्स के इंतहाई अहम कॉन्सेप्ट हैं। बात करें अगर डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस की थी, वालेकुम सलाम, डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस की, तो हमने एक बात जानी थी, वो ये थी कि लाइट जो है वो ड्यूल नेचर रखती है। लाइट के बारे में हमने ये कंफर्म कर लिया था, इसी ने सबका दिमाग ख़राब करके रख दिया था कि ये हो क्या रहा है। क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल फिजिक्स फेल हो रही थी, लोग परेशान हो रहे थे। तो लाइट जो है वो आपका वेव है, वो पार्टिकल क्यों है भाई, वो पार्टिकल की तरह क्यों बिहेव कर रहा है। ठीक है। और फिर जो है एक साइंटिस्ट जिसका नाम था डी ब्रॉगलिस, उसने अपनी हाइपोथेसिस में, अपने थीसिस के अंदर लिखा, इसलिए हाइपोथेसिस कहा जाता है इसे कि ये अभी वैलिड नहीं थी। उसने कहा कि फिर ऐसा है तो फिर मैटर को भी वेव करेक्टरिस्टिक शो करनी चाहिए। पार्टिकल तो वो है, पार्टिकल की करेक्टरिस्टिक तो वो शो करता है, लेकिन उसको वेव करेक्टरिस्टिक भी शो करनी चाहिए। ऐसा उसने मैथमेटिकली प्रूव करके दिया, फार्मूला ड्राइव करके दिया। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था वो बाद में डेविसन और जर्मन दो साइंटिस्ट थे उन्होंने करा। ठीक है। फिलहाल इसने सिर्फ एक थ्योरी पेश करी थी, हाइपोथेसिस पेश करी थी। इसने कहा था कि मैटर को भी वेव करेक्टरिस्टिक शो करनी चाहिए और मैटर की भी वेवलेंथ होनी चाहिए। इसने उस वेवलेंथ का बाकायदा फार्मूला भी ड्राइव करके दिया। तो यहाँ से आप इसे नोट डाउन करना शुरू कर लीजिएगा। डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। सबसे पहले, the de Broglie's equation is one of the equation that is commonly used to define the wave properties of matter. हम de Broglie's equation को जो यूज़ करते हैं, ये मैटर की वेव प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, वेवलेंथ जो होती है वो हमेशा वेव की होती है, उसका नाम ही वेवलेंथ है, वेव की लेंथ। मैटर की नहीं होती। लेकिन अगर मैटर की वेवलेंथ भी आ जाए तो फिर वो क्या कहलाएगी, वेव प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर कहलाएगी, कि वेव की प्रॉपर्टीज़ रखता है मैटर भी, तो इसलिए उसकी भी वेवलेंथ है। और ये जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो हमने प्रूफ कर लिया है। इट इज़ बेसिकली डिस्क्राइब द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसने उसमें हमने ये साबित कर दिया कि वाकई जो मैटर है वो भी वेव करेक्टरिस्टिक रखता है। ठीक है। दूसरी लाइन आपने क्या लिखनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिस तरह के जानते हैं कि हम एग्जिस्ट करती है ड्यूल नेचर के अंदर, उसका मोमेंटम भी होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी होती है। देखो मोमेंटम जो है वो हमेशा पार्टिकल का होता है। मोमेंटम किसका होता है, हमेशा पार्टिकल का होता है, क्योंकि मोमेंटम का फार्मूला है मास इनटू वेलोसिटी, और लाइट का कोई मास नहीं होता। तो अगर आप कहते हैं कि लाइट जो पार्टिकल है तो फिर उसमें मोमेंटम के फार्मूले भी अप्लाई हो सकते हैं, और लाइट वेव है तो उसके पास वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के फार्मूले भी अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है ना। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन हमने आगे देखा कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन हैं उन्होंने साबित किया कि वो भी ड्यूल नेचर रखते हैं, मतलब उनके पास भी वेव प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। और ये डी ब्रॉगलीज ने सजेशन दी थी। ठीक है, मतलब इसने मैथमेटिकली एक फार्मूला ड्राइव करके दे दिया था, एक्सपेरिमेंट कोई नहीं था। डी ब्रॉगलीज इन हिज थीसिस सजेस्टेड दैट एनी मूविंग पार्टिकल वेदर माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक, उसने कहा कि भले माइक्रोस्कोपिक हो मैक्रोस्कोपिक हो, विल बी एसोसिएटेड विद द वेव करेक्टर। हर किसी के पास वेव करेक्टर होगा, यानी कि हर किसी की वेवलेंथ होगी। इट वॉज कॉल्ड मैटर वेव्स, उसने उसका नाम दे दिया मैटर की वेव्स, जबकि मैटर में वेव्स नहीं होती। वेव तो एनर्जी, और वेव जो है वो लाइट की होती है जनरली। ही फर्दर प्रपोज्ड अ रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल विद द वेवलेंथ। इसने फिर एक फार्मूला भी हमें ड्राइव करके दिया जो कि रिलेट करता था वेलोसिटी एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल को, और उसने उसका जो पार्टिकल का वेव बिहेवियर है उसने उसका फार्मूला ड्राइव करके दिया। यानी कि यूँ समझ लें, इसने एक बस अगर मूव कर रही है किसी स्पीड से, तो बस अगर मूव कर रही है तो वो वेव बन गई, और उसकी जो वेवलेंथ है उसका फार्मूला भी इसने ड्राइव करके दिया। अब वो जो करेक्टरिस्टिक है वेव की हमें क्यों ऑब्जर्व नहीं होती, या बस को हम वेव की तरह क्यों नहीं देख पाते, उसके पीछे का रीज़न मौजूद है इसकी डेरिवेशन। तो इसकी डेरिवेशनल वर्क की तरफ चलते हैं। इसने डेरिवेशन क्या करी, इसने सबसे पहले कहा कि भाई हम बात करते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन की। आप कहते हैं एनर्जी जो है वो पैकेट है, एनर्जी जो है वो फोटोन का एक पैकेट है, और उस पैकेट का जो फार्मूला है एनर्जी का वो है एच म्यू, ये फ्रीक्वेंसी है म्यू। ठीक है, ये वेलोसिटी नहीं है, ये म्यू फ्रीक्वेंसी है, याद रखिएगा। लेकिन
आप ये भी कहते हैं कि जो आपका फोटोन है वो पार्टिकल है, तो जो भी चीज़ पार्टिकल है उसके ऊपर तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन लग सकती है, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो फोटोन के ऊपर मैं ये वाला फार्मूला भी लगा सकता हूँ, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। फोटोन का जो भी मास है उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो फोटोन की एनर्जी आनी चाहिए, ठीक है। और फोटोन की वेव है तो उसका फार्मूला एच म्यू है। दोनों फार्मूले एक ही के ऊपर लगा सकते हैं, क्योंकि पहला वाला फार्मूला एनर्जी से रिलेटेड है, दूसरा वाला फार्मूला मास की एनर्जी से रिलेटेड है, ठीक है ना, यानी कि एक पार्टिकल की एनर्जी से रिलेटेड है। अब इसने कहा कि अगर मैटर जो है वो वेव करेक्टर रखता है, वेव जो है वो मैटर करेक्टर रखती है, तो ये दोनों इक्वेशनें बराबर होनी चाहिए। तो उसने इन दोनों को बराबर ले लिया। किस तरह ले लिया, ये डेरिवेशन वर्क मैं दोबारा यहाँ पे समझाने के लिए एक बार और कर देता हूँ आपके लिए। देखें, जो एच म्यू है वो है फोटोन की एनर्जी, और अगर फोटोन पार्टिकल है तो उसकी एनर्जी है एम सी स्क्वायर, एम सी स्क्वायर। अब इसने अगले स्टेप में मोमेंटम बनाने की कोशिश करी। मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ पे c जो है वो वेलोसिटी ही तो है, स्पीड ऑफ लाइट ही तो है। तो इसने मास इनटू c को एक तरफ करा और एक c अलग निकाल के रख दिया। ये मास इनटू वेलोसिटी आपका बन गया मोमेंटम, ठीक है। जबकि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हम सब जानते हैं किसके बराबर होता है, c अपॉन लेमडा, ठीक है। तो हमने लिखा एच सी डिवाइडेड बाय लेमडा इज इक्वल टू, इसकी जगह इसने रख दिया मोमेंटम और सी एज इट इज। यानी कि यहाँ पे मैं ये भी बताता हूँ मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट भी क्या होगा, मोमेंटम के बराबर होगा, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी होता ही मोमेंटम है। सी से सी कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वेवलेंथ को उधर भेज दो पी को डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा, एच डिवाइडेड बाय पी इज इक्वल टू वेवलेंथ। क्लियर है चीज़। अब मोमेंटम को वापसी ओपन करो, तो वेवलेंथ ऑफ एनी पार्टिकल, ये तो वेवलेंथ ऑफ लाइट का फार्मूला है ना, इसमें पार्टिकल का आ रहा है, तो पार्टिकल के लिए उसने कहा ठीक है। फिर वेवलेंथ को ओपन कर दो, मोमेंटम को मास इनटू वेलोसिटी से, तो जिस वेलोसिटी से भी पार्टिकल मूव कर रहा होगा, जो भी उसका मास होगा उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब वो वेवलेंथ हमें नज़र आए नहीं आए, लेकिन वेवलेंथ तो कैलकुलेट हो गई। नज़र क्यों नहीं आती उसने इसको भी एक्सप्लेन करा। इसने कहा जो ऊपर प्लांक्स कांस्टेंट आ रहा है ना, इसकी पावर होती है 10⁻⁻34। तो इतनी स्मॉल वेवलेंथ हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हमें जो चीज़ें नज़र आती है वो -10⁻³ की बड़ी मुश्किल से नज़र आती हैं। यानी कि मिलीमीटर्स की चीज़ें जो होती हैं वो हमें बड़ी मुश्किल से नज़र आती हैं। सेंटीमीटर हमें क्लियर नज़र आता है, सेंटीमीटर के अंदर भी चले जाए तो मिलीमीटर्स होता है, मिलीमीटर्स के अंदर भी चले जाए माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, वो तो हम देख ही नहीं सकते। तो सोचिए -34 का लेवल क्या होगा। तो ये वेवलेंथ जो होती है मैटर की, ये हम देख नहीं पाते हैं, वो ये कहता है। जबकि वो भी कोई भी चीज़ मूव करती है तो उसकी वेव होती है, ये इसने कहा था, ठीक है। तो इसने वेव करेक्टर ऑफ मैटर जो है वो प्रूव कर दिया था अपनी इस डेरिवेशनल वर्क से। हालांकि कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूव नहीं था। ठीक है, इसके बाद आप ये कॉपी कर लीजिए, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन, यहाँ पे v जो है वो वेलोसिटी है, ठीक है। गुड। जैसे फॉर एग्जाम्पल सर फाइनल फार्मूले में c क्यों नहीं v क्यों आया। देखिए c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के लिए आएगा, जब लाइट की वेव की बात करेंगे तो c आएगा। लेकिन हम तो पार्टिकल का फार्मूला लगा रहे हैं, पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से तो मूव नहीं कर रहा होगा, वो तो अपनी स्पीड से मूव कर रहा होगा। तो इसने जब दोबारा ओपन करा तो उसने पार्टिकल के लिए ओपन करा, तो इसलिए वेलोसिटी आया, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ एक इलेक्ट्रॉन की, जो कि बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है, जिसकी जो मास है, जिसका मास 10⁻⁻31 है। तो ये जो है ना -31 एच प्लांक्स कांस्टेंट के 10⁻⁻34 को कैंसिल कर सकता है अगर ये नीचे आ जाए। तो कोई स्मॉल पार्टिकल ही वेव करेक्टरिस्टिक शो कर सकता है, लार्ज पार्टिकल के लिए पॉसिबल नहीं है। तो जो साइंटिस्ट थे आपके जेविसन एंड जर्मर, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और डी ब्रोगलीज की जो हाइपोथेसिस थी उसे वेरीफाई किया, ठीक है। इन्होंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या रखा, देखें ये है आपकी इलेक्ट्रॉन गन, जहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है।
ये इलेक्ट्रॉन बीम जाकर टकराई किससे? निकेल के क्रिस्टल से। निकेल के क्रिस्टल से टकराने के बाद ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि इसे जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए था, क्योंकि नॉर्मली जो ऑब्जेक्ट होते हैं टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसे भी रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन बजाय इसके ये रिफ्लेक्ट होती, ये डायफ्रैक्ट हुई। डायफ्रैक्ट आपने पढ़ा होगा, द बेंडिंग ऑफ अ लाइट। जब बेंड होती है लाइट अराउंड एन ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। तो इस लाइट को, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन बीम को एक्चुअल में होना चाहिए था रिफ्लेक्ट, लेकिन ये हो रही है डायफ्रैक्ट। और मूवेबल डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट कर रहा है कि वो कहाँ उसे वो वेव जो है वो कितना इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रिसीव हो रहे हैं। और डायफ्रैक्शन इज द ओनली प्रॉपर्टी ऑफ वेव, नॉट द मैटर। मैटर कभी डायफ्रैक्ट नहीं होता, बेंड नहीं होता अराउंड ऑब्स्टिकल। मैं एक बॉल को एक होल से पास करूं, बॉल जाए और बेंड हो जाए, यानी कि जिस तरफ जो है वो ऑब्स्टिकल बेंड हो रही है उसी डायरेक्शन में वो मुड़ जाए, ऐसा नहीं होता, ऐसा सिर्फ वेव करती है। तो इस एक्सपेरिमेंट में ये इलेक्ट्रॉन बीम जो है निकल क्रिस्टल से टकराने के बाद डायफ्रैक्ट हो रही थी। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या क्या चीज़ें हैं? एक फिलामेंट है, इलेक्ट्रॉन बीम है, निकल का क्रिस्टल है, मूवेबल डिटेक्टर है, बस दैट्स इट। ये काम की चीज़ है, बाकी हर चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है, इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस ये लिख देना वैक्यूम का चैम्बर है। अब a beam of electron accelerated through the potential V were allowed to strike a nickel crystal। आसान सी वर्डिंग जो बुक में भी लिखी हुई है। मेजरमेंट वर मेड टू काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर्ड बाय द क्रिस्टल। हमने चेक करा कि कितने इलेक्ट्रॉन जो वो स्कैटर्ड हुए क्रिस्टल से। डेविजन जर्मर रिपोर्टेड अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट that electrons reflected very strongly at a certain angle only and not at the other direction। certain angles के ऊपर आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, अदर डायरेक्शन के ऊपर वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, ठीक है। अब इन्होंने डेविजन जर्मन ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन की, प्रॉपरली oriented crystal to observe if could be possible to interrupt that electron behave as a wave or all wavelength। तो डी ब्रॉगलीज ने कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है उसके लिए उन्होंने एक्सेलरेशन पोटेंशियल वोल्टेज को बढ़ा के चेक करा। तो उसके बाद इन्होंने रिफ्लेक्शन के बजाय डिफ्रैक्शन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और फिर इसने फार्मूला ड्राइव करके दिया, डेविजन जर्मर ने वेवलेंथ का फार्मूला ड्राइव करके दिया, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का फार्मूला। वो कैसे ड्राइव किया वो मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले यहाँ तक जो इसके 4 पॉइंट है ये कॉपी कर लीजिए। अब इसका डेरिवेशनल वर्क देख लेते हैं। डेरिवेशनल वर्क में देखें वो यहाँ पे एक्सप्लेन हो जाएगी। देखो डेरिवेशनल वर्क में जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर होती है, अगर इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है वोल्टेज की वजह से तो E इंटू वी के बराबर होती है। ये हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ये आपने पढ़ा है, कहाँ पर पढ़ा है आपने? चार्ज टू मास रेशियो में पढ़ा है, ठीक है, वहाँ पर भी इसी तरह होता था। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम फिनोमेना है। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है उसका अपना फार्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर बराबर हो गया ई वी के। अब वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ से निकालनी है कि किस वेलोसिटी से मेरा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो कैसे निकालूंगा? वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ev डिवाइडेड बाय m, अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2ev डिवाइडेड बाय m नॉट, वेयर m नॉट इज द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E is the charge of electron and V is the applied voltage। अब आ जाते हैं जरा डी ब्रॉगलीज की वेवलेंथ वाले फार्मूले में। डी ब्रॉगलीज ने कहा था कि वेवलेंथ बराबर होती है H डिवाइडेड बाय एम नॉट वी के, ठीक है। तो H डिवाइडेड बाय एम नॉट वी, वी की जगह हमने वेलोसिटी रख दी कि मेरे इलेक्ट्रॉन की क्या वेलोसिटी है, तो वो था अंडर रूट 2ev डिवाइडेड बाय एम नॉट। अब मैथमेटिकली ये बात तो साबित है कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है एम नॉट स्क्वायर अंडर रूट में, तो ये बराबर होगा किसके? एम नॉट के। यानी कि बाहर अगर एम नॉट मौजूद है, आप उसको स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाना चाह रहे हैं, तो आप उस पर स्क्वायर लगा दें, अंदर ले जाएं, स्क्वायर से रूट कैंसिल बाहर आ जाएगा। तो ये जो बाहर एम नॉट है, मैं चाहता हूँ मैं इसको अंडर रूट के अंदर ले जाऊँ ताकि इस एम नॉट से कैंसिल अगर हो रहा है तो कैंसिल हो जाए। तो मुझे पहले इसको स्क्वायर लगाना होगा फिर अंदर लेके जाऊँगा। तो देखो एम नॉट का स्क्वायर लगाया और अंदर ले गया। अभी भी मैंने कुछ गलत नहीं करा, मैथमेटिक्स को ख़राब नहीं करा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा इसका, तो एम नॉट बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखें एक एम नॉट से एक एम नॉट कैंसिल हो गया,
एक एम नॉट बचा, तो वेवलेंथ का फार्मूला आ गया h divided by under root 2 ev m naught. The wavelength associated with the above equation agreed with the de Broglie's prediction. Thus, it is confirmed that the electron have a wave-like nature because only wave have the wavelength. आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो बाकायदा आपको वेवलेंथ कैलकुलेट हो जाएगी जो कि मेजरेबल होगी, ठीक है। और ये वेवलेंथ किसकी, इलेक्ट्रॉन की है। जो उसने प्रिडिक्शन दी थी वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर वैलिड साबित हो गई। यहाँ तक आप कॉपी करें, यही बात उसके अंदर बताई जा रही थी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। इस न्यूमेरिकल के अंदर टेलीविजन पिक्चर ट्यूब एक्सेलरेटेड बाय 10 किलो वोल्ट, वोल्टेज आपको दिया हुआ है। अब आपसे कह रहा है व्हाट विल बी द डी ब्रॉगलीज। अगर ये नहीं भी बोलता डी ब्रॉगलीज, सिर्फ वेवलेंथ कह देता तो इलेक्ट्रॉन बीम की बात हो रही है। यहाँ पर डी ब्रॉगलीज ही का फार्मूला लगेगा या उससे रिलेटेड फार्मूला लगेगा। डेविड जर्मन ने उसी फार्मूले को मॉडिफाई किया है वोल्टेज की फॉर्म में। तो बाकी चीज़ें कांस्टेंट है और इन्हें दी भी है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी। अगर ना भी देता तो आपको मालूम है ये सब चीज़ें क्या है, ठीक है ना। आपको तो याद वैसे भी करनी है। तो फार्मूला कौन सा लगेगा वो मैं बता देता हूँ, कैलकुलेट करके आंसर आप मुझे बताओ। वोल्टेज का फार्मूला लगेगा, सॉरी वेवलेंथ का फार्मूला लगेगा h डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 ई वी एम नॉट, ठीक है। इस फार्मूले में तमाम वैल्यूज को पुट करें, मुझे बताएं वेवलेंथ मीटर के अंदर कितनी आ रही है। तो मसला तो नहीं है ना इस न्यूमेरिकल में। अच्छा जी, माम तारीख आंसर बता रही है 1.227, ये आंसर बता रही। ठीक है जी, बाकी सब वेरीफाई कर लीजिएगा। और तेरी आशा शौकत बता रही है 10⁻26, एक बता रही है 10⁻−16। किसकी मालूम है बात, मैं जा रहा हूँ। सब ने अलग आंसर बताया। अच्छा, आंसर्स वैसे सही हैं, ठीक है, डेसिमल में मसला है सबके। मतलब 10 की पावर सबकी अलग आ रही है। वैसे 1227 तो सबका आ रहा है, 1.2 तो सबका आ रहा है, 10 की पावर गलत है। और ईशा कहती है मेरा सही, आपका सही हो ही नहीं सकता, इतनी ज़्यादा वेवलेंथ थोड़ी होती है किसी चीज़ की। हाँ, 10 की पावर -11 समझ में भी आता है। वरीशा आपने तो कुछ और आंसर सेंड किया है मुझे। आपने सेंड किया है 12279.46। माहम का आ रहा है 1.22 10⁻11। यही अभी अरीबा का भी आ रहा है, लाइबा का भी यही आ रहा है। यही आंसर सही होगा। अच्छा, आपका भी आ गया -11, सही है। ठीक है, फिर जो गलती कर रहे होंगे वो देख लीजिए। अच्छा, अगला जो है टॉपिक हमारा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये हमें एक्चुअल में लिमिटेशन बताता है। ये आपने कॉपी नहीं करना, बस सुन लीजिए, जहाँ पे कॉपी करने का आएगा मैं आपको बता दूंगा। है क्या कि दुनिया में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमारे पास लिमिटेशन है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ एक फुटबॉल जो है, बेसबॉल कहीं पर पड़ी हुई है या मूव कर रही है, मैं आपसे कहता हूँ बताएं उसकी पोजीशन क्या है, तो आप उसकी पोजीशन बता देंगे। लेकिन क्योंकि वो मूव कर रही है तो उसका जो मोमेंटम है वो डिस्टर्ब हो रहा होगा, वो आगे की तरफ बढ़ रही है, आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे तो मोमेंटम डिस्टर्ब हो जाएगा।
तो आप पोजीशन को और मोमेंटम को एक साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इवन दो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो फिर भी, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो फिर भी कर देंगे, लेकिन अगर बहुत ही स्मॉल लेवल पे चले जाएं, जैसे इलेक्ट्रॉन, मैं आपसे पूछूं बताएं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन आप नहीं बता सकते, आप तो इलेक्ट्रॉन को देख ही नहीं सकते, तो आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ से बताएंगे? आप एक फोटोन को भेजेंगे। फोटोन कौन? एनर्जी का पैकेट यानी कि लाइट। आप उस लाइट को इलेक्ट्रॉन की तरफ भेजेंगे, वो उससे टकराएगी, टकराने के बाद वापसी आएगी, आप उसके अंदर चेंज को ऑब्जर्व करेंगे, उसके हिसाब से आप आइडिया लगाएंगे कि आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद है। इलेक्ट्रॉन को आप डायरेक्टली नहीं देख सकते, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मेजर करनी है, ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा? मैं जो है वो शाइन कराऊंगा लाइट को इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन से रिफ्लेक्ट होकर जो लाइट वापसी आएगी उसे मैं ऑब्जर्व करूंगा, ठीक है। मिनिमम करने के लिए अनसर्टेनिटी को पोजीशन की, कि मैं पोजीशन जो परफेक्ट लेके आ सकूं, तो मैं जो वेवलेंथ यूज़ करूंगा वो बहुत शॉर्ट होगी, शॉर्ट वेवलेंथ भेजूंगा उसकी पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए। कैसी वेवलेंथ भेजूंगा? शॉर्ट वेवलेंथ, लॉन्ग वेवलेंथ नहीं भेजूंगा, कि उसकी पोजीशन सही से डिटरमाइन नहीं हो सकेगी लॉन्ग वेवलेंथ में, उसकी पोजीशन शॉर्ट वेवलेंथ डिटरमाइन कर सकती है। तो मैंने शॉर्ट वेवलेंथ की एक लाइट जो है वो भेजी, लेकिन शॉर्ट वेवलेंथ से नुकसान क्या हुआ? देखें, हुआ ये कि जब हम शॉर्ट वेवलेंथ की वेव को भेज रहे हैं तो इसका मतलब हम फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। अगर वेवलेंथ जो है वो शॉर्ट हो तो वेवलेंथ जो है वो रिलेट करती है फ्रीक्वेंसी के इन्वर्स है, तो फ्रीक्वेंसी लार्ज हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी एनर्जी से रिलेट करती है, तो एनर्जी जो हो जाएगी वो लार्ज हो जाएगी। इसका मतलब मैंने जो फोटोन भेजा उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए वेवलेंथ बहुत कम थी। अब हुआ क्या? वो जो एनर्जी का पैकेट था, वो जो पता करने गया था किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन के बारे में, वो इतना स्पीडी था, इतनी एनर्जी थी उसके अंदर, कि उसने इलेक्ट्रॉन को किक कर दिया, अपने ऑर्बिट से निकाल दिया सपोज करो, या उसकी जो मूवमेंट है उसको स्लो कर दिया, या उसकी जो मूवमेंट है उसको डिस्टर्ब कर दिया। अब उसी फोटोन से मैं पूछूं बताओ इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कितना है, तो वो मोमेंटम नहीं बता सकता, क्योंकि उसने तो मोमेंटम को डिस्टर्ब कर दिया। तो वही फोटोन जो कि पोजीशन को बता रहा है एक्यूरेटली, वो मोमेंटम को नहीं बता पा रहा, ठीक है, क्योंकि उसने उसका मोमेंटम खुद जाके छेड़ दिया। तो अब अनसर्टेनिटी आ गई, आप दोनों चीज़ें एक साथ एक्यूरेटली मेजर्ड नहीं कर सकते। वन अगर डिटरमाइन हो जाएगी करेक्टली तो दूसरी के अंदर एरर ज़रूर होगा, ये बात कही थी हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी, ठीक है। इसी को कहते हैं हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बाकी इसकी मैथमेटिकल फॉर्म मैं आपको आगे करा देता हूँ, बेसबॉल वगैरह की एग्जाम्पल जो दी थी उसके हिसाब से। फिजिकली ये आपने अपने पास नोट कर लेना, शॉर्ट के अंदर आ जाता है, यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी ये करना है, ठीक है। इन क्लासिकल फिजिक्स इट इज अज्यूम दैट द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द माइक्रोस्कोपिक मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली। दोनों चीज़ें हम एक साथ मेजर कर सकते हैं, उसके अंदर हरकत कितनी है, उसकी पोजीशन क्या है, दोनों चीज़ें हम मालूम कर ही लेंगे विद द हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, और काफ़ी डिग्री तक हम सही भी होंगे। बट फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स देर इज़ अ फंडामेंटल लिमिटेशन to the accuracy of finding their position and momentum simultaneously. This limitation was first expressed by Heisenberg in 1927 and is known as Heisenberg uncertainty principle. According to the uncertainty principle, it is impossible to measure with accuracy both position and momentum of a particle simultaneously. If you are going to find the momentum, the position of the electron will disturb, or if you are going to find the position, then the momentum of electron should be disturbed, वो लाजमी डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए आप दोनों चीज़ें एक ही फोटोन भेज के मालूम नहीं कर सकते। तो इसने कहा कि जो अनसर्टेनिटी है उसने अप्रॉक्सीमेशन बता दी कि एरर के चांसेस होंगे, तो डेल्टा एक्स अगर पोजीशन है और डेल्टा पी मोमेंटम है, तो इनके अंदर जो एरर के चांसेस हैं वो एच कट के बराबर होंगे अप्रॉक्सीमेटली। अभी जो अप्रॉक्सीमेशन थी इसका मतलब ये कि एक्यूरेसी अभी भी नहीं है, आंसर के अंदर अभी भी अनसर्टेनिटी है, एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते। लेकिन एच कट के बारे में बताया जाए कि एच कट क्या है, वेयर एच कट जो है ये आपका बराबर होता है H/2 पाई के। यानी कि कहने का मकसद ये है कि अगर आपने पोजीशन निकाल ली है
तो आप मोमेंटम इस फार्मूले से निकाल लीजिएगा। इसमें एरर तो होगा लेकिन फिर भी किसी हद तक सेव होगा। लेकिन अगर आप डेल्टा एक्स निकाल लिया एक्सपेरिमेंट से, मोमेंटम भी एक्सपेरिमेंट से निकाल ले जाएंगे तो नहीं आएगा। ठीक है। और एच कट की वैल्यू क्या आएगी, प्लांक कांस्टेंट को 2 पाई से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा 1.05 मल्टीप्लाई बाई 10⁻34 जूल सेकंड यूनिट सेम रहेगी। ये आपके पास एच कट की यूनिट बन गई। ठीक है, यहाँ से आप कॉपी कर लें। सर तो 2 फोटोन भेजें, नहीं 2 फोटोन भेजेंगे तो दो उसको जाके बेड़ा गर्क नहीं कर देंगे उसका। आप एक फोटोन भी भेजो, मसला नहीं है। देखो मैं लाइट तो एक ही यूज़ करूँगा ना, लाइट के पैकेट्स जो है वो तो एक ही है ना। अब ये एक फोटोन है तो इसके पीछे वाला फोटोन भी तो यही होगा, इसके आगे वाला फोटोन भी तो, ये सारे एक जैसे फोटोन भेजूंगा ना। मैं लाइट की अगर वेवलेंथ को चेंज करूँगा तो इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है, जैसे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मैंने पता करी है वो तो पता चल गई मुझे, लेकिन इतनी ज़ोर की किक लगी इलेक्ट्रॉन को, अब इलेक्ट्रॉन वहाँ है ही नहीं, लेकिन पोजीशन मैंने डिटरमाइन कर ली। अब कितनी तेज़ वो मूव कर रहा था ये मैं नहीं बता सकता, कितनी तेज़ मूव कर रहा है इसके लिए मैं बहुत ही कम एनर्जी का फोटोन भेजूंगा, बहुत ही कम, जो उससे टकरा के फ़ौरन मूव करे। तो इससे मैं अंदाज़ा लगाऊंगा कि इसने, इस इलेक्ट्रॉन ने इसको कितना डैमेज किया। जितना डैमेज किया होगा उससे पता चलेगा कि इसका मोमेंटम क्या है। फिर पोजीशन नहीं बता सकता। देखो सीधी और आसान सी बात, ये इलेक्ट्रॉन है अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ये फोटोन का पैकेट आता है और इसकी पोजीशन बताता है। ठीक है, इसकी पोजीशन बताने में, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताने में जो हमने फोटोन भेजा है वो हाई एनर्जी था, तो वो एग्जैक्टली इसको जाके हिट करा और वापसी आके जो उसके अंदर चेंज आया उससे हमने अंदाज़ा लगाया कि हमारा जो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है। पोजीशन पता चल गई। ठीक है, यहाँ पे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। पहले मैंने यहाँ लाइट मारी, यहाँ नहीं मिली, यहाँ मारी, यहाँ नहीं मिली, यहाँ मारी, यहाँ नहीं मिली। तो लाइट मैंने बहुत सारी जगहों पे मारी लेकिन कहीं नहीं मिली। यहाँ पर पोजीशन थी, यहाँ मिल गया तो रिफ्लेक्ट बैक। तो मुझे पता चल गया कि मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है। लेकिन कितनी तेज़ मूव हो रहा है ये फोटोन नहीं बता सकता, ये तो सिर्फ उससे ज़ोर से टकरा के आया वापसी। अब इसकी पोजीशन मालूम करने के लिए, मतलब इसका मोमेंटम मालूम करने के लिए मैं एक लो एनर्जी का फोटोन भेजूँगा। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन से बहुत हल्के से टकराएगा ताकि इसका मोमेंटम डिस्टर्ब ना हो और वापसी आएगा। और जब आएगा तो हमें बताएगा कि उसका जो मोमेंटम है वो क्या है। लेकिन उस टाइम के ऊपर पोजीशन के बारे में अनसर्टेनिटी होगी, क्योंकि ये तो रिवॉल्व कर रहा है ना। तो पोजीशन क्या है उसकी, इतने हल्के से फोटोन से हम नहीं बता सकते, इसको रोकना ज़रूरी है पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए। तो वो फिर पोजीशन नहीं बता सकेगा, इसको रोकेंगे तो पोजीशन पता चलेगी ना। तो रोकने के लिए मैं इतनी एनर्जी दे दूंगा तो फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मोमेंटम से डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एट अ टाइम कोई ना कोई चीज़ डिस्टर्ब होती रहेगी। ठीक है, इसे कॉपी कर लो। इसका फार्मूला और शॉर्ट डेरिवेशन आती है, इसे कॉपी कर लो। ठीक है, फिर न्यूमेरिकल मैं इसका करा का कि एन इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट विद इन द रीजन, रीजन उसका दिया हुआ इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस का, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी पोजीशन आपको दी हुई है। ठीक है, तो डेटा के अंदर हमने लिख दिया कि डेल्टा एक्स जो है वो गिवन है और वो कितना है 10⁻⁻10 मीटर। कहते हैं फाइंड इट्स मोमेंटम एंड अनसर्टेनिटी, फाइंड इट्स मोमेंटम मालूम करें डेल्टा पी, और अनसर्टेनिटी इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मालूम करें। दो चीज़ें आपने मालूम करनी। ठीक है, और एच कट की वैल्यू आपको पता है क्या है 1.05 मल्टीप्लाई बाई 10⁻34 जूल सेकेंड। देखिए एक फार्मूला तो बहुत सिंपल सा आप लगा देंगे अनसर्टेनिटी का, क्योंकि पोजीशन बता दी है तो उस वक्त मोमेंटम हम डायरेक्ट तो नहीं कैलकुलेट कर सकते, हम फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला कौन सा लगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एच कट। अप्रोक्सीमेशन है फिर भी हम मान लेते हैं एक्यूरेट है। तो डेल्टा पी कैसे आएगा, एच कट को डिवाइड कर लो डेल्टा एक्स से। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम से निकालनी है। तो मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, पी बराबर होता है किसके, मास इनटू वेलोसिटी के। इसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी होगी, क्योंकि वेलोसिटी पे स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी में। तो ये हो जाएगा मोमेंटम का स्क्वायर, मास का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर। अब हाफ चाहिए तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक एम को मैंने अलग कर लिया और एक एम के साथ मैंने हाफ एम वी स्क्वायर लगा दिया।
अभी जो 2 मैं लेकर आया हूँ कहाँ से लाया हूँ 1/2, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। अब देखें पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m, और ये चीज़ क्या बन गई, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ m। दैट्स इट। अब आप क्या करें, सबसे पहले इस फार्मूले से दोनों चीज़ें दी हुई एच कट और डेल्टा एक्स, आप डेल्टा पी निकाल लें, फिर ये फार्मूला लगाएं और काइनेटिक एनर्जी निकाल लें। मास इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ है, नहीं भी दिया हुआ तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दोनों चीज़ें कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताएं, फिर आगे चलते हैं, फिर आपका टेस्ट है।